हमने गॉस लॉ का क्या फॉर्मूलेशन देखा था कि एप्सिलॉन नॉट एक क्लोज सरफेस पे टोटल फ्लक्स, ये जो है चार्ज इनसाइड, इसके बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, गॉस लॉ का यूज अपन दो तरह से कर सकते हैं। एक तो है कि यदि हमको किसी क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है वो दे रखा हो, तो हम उस क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और कन्वर्सली दूसरा एक तरीका हो गया यूज करने का उसको, यदि हमको कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो है, तो हम जो है वो इसको यूज करके किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, है ना। कई केसेस में कर सकते हैं, हर केसेस में करना तो मुश्किल रहेगा, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न का है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कुछ मतलब सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उससे गॉस लॉ का भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमको एक चार्ज दे रखा है, सिंगल पॉइंट चार्ज दे रखा है Q0। ठीक है, और एक पॉइंट है पॉइंट P, इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, है। गॉस लॉ यूज करके निकालनी है, मतलब यूं तो हमको मालूम ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे KQ/R² होगी, मालूम है, बट हमको गॉस लॉ यूज करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा सरफेस हम ढूंढते हैं, है ना, हम एक क्लोज सरफेस ऐसा ढूंढेंगे जहां पे बाय सिमेट्री हम ये एस्टिमेट कर सकें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म होगी उस पूरे सरफेस पे। ठीक है, तो इस तरह का सरफेस क्या हो सकता है, यदि हम इस चार्ज को एक हॉलो स्फीयर में हम रख दें, है ना, और हॉलो स्फीयर का रेडियस यदि r कर दें, है, एक बार उसको बना लेते हैं एक बार। तो ये हमने एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस एक बना दिया, है ना, इमेजिनरी सरफेस है इस चार्ज Q0 के चारों तरफ। अच्छा, इस सरफेस का हर पॉइंट जो है वो इस चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पे है ना, रेडियस यूनिफॉर्म है। तो ये हम, है ना, बाय सिमेट्री हमको क्लियरली दिख रहा है कि पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगी, है ना। और इस तरह का सरफेस अपन ने क्यों चुना है वो अभी अपन कैलकुलेट करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो यदि इस सरफेस पे यदि हम गॉस लॉ लगाएं तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, इस क्लोज सरफेस पे हमको E डॉट ds ये निकालना है, और अंदर का चार्ज जो है वो तो अपने को मालूम ही है, Q0। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। अब ये E और ds देखते हैं, इनका डायरेक्शंस देखते हैं। सपोज मैं कोई एक आर्बिट्ररी पोर्शन इसका स्फीयर का ये वाला पोर्शन ले लूँ। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी वो परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगी, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर निकलेगी परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगी। अच्छा, और इस ये जो छोटा जो एलिमेंट है, इसको मैं DA बोल देता हूँ, इस छोटे से एलिमेंट का जो डायरेक्शन है, जो हमने क्या कहा था, परपेंडिकुलर होगा और सरफेस के बाहर होगा, ग्रीन कलर में मैं बना देता हूँ, तो इसका डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में होगा। तो DA और E के बीच में एंगल कितना है, 0। ठीक है, ये तो दिख रहा है। तो इसको, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये इंटू ई डी एस, है ना, ये DA बेसिकली ये DS ही है ना, छोटा सा पोर्शन है एरिया का, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q0। ठीक है, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये क्लोज E ds इज इक्वल टू Q0। ठीक है, अब E जो है वो तो यूनिफॉर्म है ना, पूरे स्फीयर पे E यूनिफॉर्म है, E तो वेरी नहीं कर रहा, इस एरिया के साथ E तो वेरी कर नहीं रहा, तो E जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रल के, ds इज इक्वल टू Q0। और ये ds क्या रह गया, ds रह गया 4πr², तो एप्सिलॉन नॉट E 4πr² r कैपिटल इज इक्वल टू Q0। तो E कितना आ गया अपना, Q0 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो
किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यही होता था। अब एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गॉस लॉ को यूज करके हमने निकाला। तो पहले हमने निकाला था कूलम्स लॉ से, पर हमने कूलम्स लॉ को नहीं यूज किया, गॉस लॉ को यूज करके हमने निकाला। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक जो अपन ने जो पूरा जो एनालिसिस किया उसमें ये क्या था कि हमने जो सरफेस चूज किया उसमें सरफेस जो चूज किया उसमें सिमेट्री थी। और सिमेट्री का मतलब क्या निकला? सिमेट्री का मतलब निकला पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। ठीक है, और यूनिफॉर्म था इसीलिए, और क्यों हमने इस तरह का सरफेस चुना, ताकि हम ये वाला स्टेप कर सकें। ये वाला स्टेप दिख रहा है, हम ई को बाहर ले गए। यदि ये यूनिफॉर्म नहीं होता तो हम ई को बाहर, यदि ये वेरी करता रहता डीएस के साथ में, तो तब हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तब दिक्कत हो जाती। तो इसलिए हमने सिमेट्रिकल सरफेस चुना। अच्छा, कई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सिमेट्रिकल सरफेस चुनना भी मतलब है ना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पे आप गॉस लॉ लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाइएगा, है ना, उसमें दिक्कत हो जाएगी। यदि सपोज मैं यहाँ पे भी एक चार्ज दे देता, है ना, कोई यहाँ Q0 दे देता और -3 Q0 यहाँ दे देता, तो अब इसमें इन दोनों चार्जेस के अराउंड कोई सिमेट्रिकल सरफेस बनाना, है ना, वो मुश्किल है। क्योंकि एक का रेडियस मतलब, अब जैसे ये वाला चार्ज है, अब इसका तो यदि इस सरफेस से डिस्टेंस जो है अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग सरफेस के पॉइंट से, तो यूनिफॉर्म तो रहेगा नहीं, है। तो इस वाले केस में जैसे गॉस लॉ लगाना मुश्किल है। कहने का मतलब ये नहीं है कि इस वाले केस में गॉस लॉ लगेगा नहीं, है ना, वो प्रिंसिपल गॉस लॉ का तो लगेगा यदि इस स्फीयर पे, बट है ना, इस स्फीयर पे यदि हम कैलकुलेट कर सकें किसी एक तरीके से, है ना, कोई कंप्यूटर मॉडलिंग करके जो भी चीज करके, तो गॉस लॉ तो करेक्ट आएगा। पर हमारे पर्पस के लिए मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो है वो हमारे लिए सिंपल नहीं होगा। गॉस लॉ तो एप्लीकेबल है बट हमारे लिए सेम नहीं, सिंपल नहीं होगा। ठीक है। जैसे अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे कभी कभी ये उठ जाता है कि भाई यदि सिमेट्रिकल सरफेस यदि हम नहीं लें तो क्या गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा? गॉस लॉ तो डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा। सपोज इस सरफेस की जगह मैं ये सरफेस चुन लेता, है ना, कोई, है ना, नोबडी स्टॉप्स मी, है ना, ये सरफेस चुनता तो गॉस लॉ तो तब भी एप्लीकेबल होता। बट इस सरफेस पे इस फील्ड के कारण जो फ्लक्स निकालने का जो होता ना, यहाँ पे इधर है, यहाँ इधर है, तो इस वाले सरफेस पे तो फ्लक्स निकालने में 1 महीना लग जाता। ठीक है, तो कोई पॉइंट तो था नहीं, तो इसीलिए हम सिमेट्री चुनते हैं। इसलिए नहीं चुनते हैं कि भाई सिमेट्री में ही गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है। गॉस लॉ तो हर क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल है, सिमेट्री इसलिए चुनते हैं क्योंकि ताकि ये चीज कर सकें। ठीक है,